अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल डोगर। साल 2025 इख्तिताम हुआ, कैसा साल रहा, 2026 साल कैसा रहेगा, किन उम्मीदों के साथ 2026 के अंदर दाखिल हुआ जाएगा, इसका जायज़ा लिया जाता है गुज़िश्ता साल से। तो देखा जाएगा 2025 में क्या होता रहा, क्या उम्मीदें वाबस्ता थीं और क्या अचीव किया गया। इन सब का तकाबली जायज़ा लेने के बाद देखते हैं कि आखिर कामयाबी रही या मायूसी के डेरे रहे, या फैसलाबाद के वासियों को कुछ मुस्बत मिला। ये ताजरों का शहर है, ये इंडस्ट्रियलिस्टों का शहर है, ये मजदूर का शहर है। मजदूर को क्या 40,000 सैलरी मिल गई, क्या एक्सपोर्टर खुश हुए, एक्सपोर्ट्स बढ़ी, क्या ताजर कारोबार के हवाले से खुशहाल नज़र आए या नहीं। इससे आगे जब बढ़ेंगे तो हमारे साथ सबसे पहले फजील अहमद होंगे जो कि हमें कॉमर्स के हवाले से बताएंगे और ताजर के हवाले से, और इससे आगे चलेंगे तो अज़ादार हुसैन आबदी हमारे साथ होंगे जो फैसलाबाद के हस्पतालों और लोगों को इंसाफ दिलवाने के हवाले से बात होगी, उस पर बात करेंगे। फजील से आगाज़ कर लेते हैं। एहतजाज नज़र आए कि साल में कुछ बेहतरी आप देखी एक्सपोर्ट्स के अंदर, कॉटन पैदावार के अंदर, मुआशी एतवार से कुछ बहाली या कुछ बेहतरी आपको नज़र आई, कुछ इंडस्ट्रियलिस्टों को मिलता हुआ नज़र आया, या आपको लगता है कि 2025 भी गुज़िश्ता सालों की तरह काफ़ी हद तक लोग मायूस नज़र आए? देखें बिलाल साहब, बहुत शुक्रिया। जो एक्सपोर्ट की आपने बात की है, एक्सपोर्ट थोड़ी सी बढ़ी, लेकिन उसके साथ जो हमारा इंपोर्ट ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा, जिसकी वजह से जो एक्सपोर्ट से फ़ायदा होना था वो उस तरह से हो नहीं सका, क्योंकि जब आपका इंपोर्ट बिल एक्सपोर्ट से ऊपर जाएगा तो आपकी फिर मईशत जो है वो उस तरह से ग्रोथ नहीं कर सकती। दूसरा, जो छोटे ताजर हैं, कारोबारी तबका है, उनकी बात कीजिए तो आप 8 बाज़ार देख लें, कारोबारी हब है, वहाँ पर एहतजाज रहे, हड़तालें रहीं, और फिर इसके साथ साथ जो ऑपरेशन तजावज़ात के ख़िलाफ़ होता रहा, बाज़ारों को बंद किया जाता रहा, उससे कारोबार जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर रहा। और इसके बाद जो आपने कॉटन प्रोडक्शन की बात की है, कॉटन प्रोडक्शन इस साल जो है वो काफ़ी पिछले साल की निस्बत भी कम पैदा हुई। जो आप ये कह सकते हैं कि हमारी लोकल पैदावार, जो लोकल हमारी ज़रूरत है, उसको बड़ी मुश्किल से उसने पूरा करके तो एक्सपोर्ट के लिए दोबारा से हमें फिर इंपोर्ट करना पड़ेगी वो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट के लिए। तो 2025 जो है वो इंतहाई मुश्किलात का साल रहा है, मैं समझता हूँ, कारोबार के लिए। और इसके साथ साथ एनर्जी क्राइसिस जो हैं वो पिछले 3-4 साल से बहुत ज़्यादा हैं हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं या फिर लोकल जो टेक्सटाइलर हैं उनको। तो जो सबसे अहम इशू है वो हमारी लोकल इंडस्ट्री के अंदर, आप प्रोसेसिंग मिल्स को देख लें या फिर पावरलूम सेक्टर को देख लें, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के अंदर 70% से ज़ायद जो हमारी इंडस्ट्री है वो बंद हुई है। और उसकी बड़ी वजह सिर्फ़ और सिर्फ ये थी कि प्रोडक्शन जो पैदावारी लागत है वो बढ़ गई, बिजली महंगी, गैस महंगी, और इसके साथ साथ जो टैक्सेस में जो उनका हमेशा से तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं कि बजाय इसके कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, जो पहले से टैक्स नेट में हैं लोग, उन पर ज़्यादा सख्तियाँ की जाती हैं। तो इस हवाले से भी ये मुतालबात हमारे सामने आए कि टैक्स नेट को बढ़ाएं, ना कि जो पहले से टैक्स दे रहे हैं उनके ऊपर बर्डन जो है वो बढ़ा दिया जाए। तो जो छोटा कारोबारी तबका है वो भी पिस कर रह गया। तो आइंदा आने वाले साल के लिए पहले से प्लानिंग करनी होगी कि टैक्स नेट को बढ़ाया जाए, छोटे कारोबारी तबके को, लोकल इंडस्ट्रियलिस्ट को, और जो आपका एक्सपोर्टर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाए, ताकि वो हमारे मुल्क के अंदर जो रोज़गार फ्राहम करने वाली इंडस्ट्री है उसकी ग्रोथ हो, और इसके साथ साथ हमारी एक्सपोर्ट बढ़े तो मईशत जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकती है। अगर 2026 के अंदर भी कोई इस तरह की प्लानिंग ना की गई तो मैं ये समझता हूँ कि मज़ीद इंडस्ट्री बंद होने का ख़दशा है। और जो मज़दूर की सैलरी की बात की है आपने, जो 40,000 कम से कम उजरत जो है वो तय की हुकूमत ने, अभी तो 37,500 वाला जो गज़ट नोटिफिकेशन था उस पर भी अमल दरामद नहीं हो सका। तो इस सनतों के शहर को, सनतों का शहर बनाने वाले मज़दूर जो हैं उनका ख्याल भी करना हुकूमत की ज़िम्मेदारी है, इदारों की ज़िम्मेदारी है। अगर इदारे अपनी ड्यूटी के फ़राइज़ जो हैं वो अच्छे तरीके से सर अंजाम देंगे तो मज़दूर को उसका रोज़गार पूरा मिलेगा। तो अगर उसको भी रोज़गार पूरा उसका मिलेगा, उसकी उजरत पूरी मिलेगी, तो मैं ये समझता हूँ कि हम तरक्की कर सकते हैं। और माशरे के अंदर जो महंगाई बढ़ रही है उस महंगाई बढ़ने से जो मुश्किलात बढ़ रही हैं उनमें भी कमी आ सकती है। ताजरों के हवाले से हमने सनतकार और मजदूर की बात की। ताजर कितना मुतमिन नज़र आया, खुशहाल नज़र आया या बदहाल नज़र आया? 8 बाज़ारों की ब्यूटिफिकेशन शुरू हो चुकी है,
ताजरों का क्या मौक़िफ़ है? हमने तो बहुत सारे एहतजाज नज़र आए, बिला आखिर ताजर भी एक जगह इकट्ठे नज़र आए कि लड़ाइयाँ होती फिर इख्तलाफात ही एक जगह पे इन्हें यकजा कर गए। देखें, एक चीज़ सिर्फ बेहतर हुई है कि वो फैसलाबाद शहर की तीनों बड़ी ताजर तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पर आ गई। जो 2025 है, इस साल के अंदर ताजर पेशकर रह गया है। वो तजावज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के बाद हो या फिर ब्यूटिफिकेशन के बाद। आप देखें, थोड़े दिन पहले आपने विज़िट किया था कचहरी बाज़ार का। ये वो कचहरी बाज़ार था कि जहाँ पर इतना रश गाहक का होता था कि पाँव रखने की जगह नहीं थी। अब 2-3 बजे तक दुकानें ही नहीं खुलती। लोगों को पता है गाहक नहीं आ रहा। ब्यूटिफिकेशन होनी चाहिए, बाज़ार खूबसूरत हो, शहर खूबसूरत हो, लेकिन इसके साथ साथ रोज़गार मुतासर ना हो, इस चीज़ का ख्याल करना चाहिए। और इसके साथ एक और चीज़ है कि ये कहा जा रहा है कि कचहरी बाज़ार 3 माह में मुकम्मल होगा, ये ब्यूटिफिकेशन इसकी कंप्लीट होगी। अब 4 बड़े बाज़ार हैं फैसलाबाद शहर के, जिनको इसी तरह से उनकी खूबसूरती में इजाफा किया जाएगा, ग्रीनरी की जाएगी, मॉडल्स लगाए जाएंगे। तो अगर एक बाज़ार को 3 माह लगेंगे तो इसका मतलब है कि 4 बड़े बाज़ारों को 1 साल लगेगा, और जो दूसरे बाज़ार गोल बचेंगे उनको भी 1 साल तकरीबन लग जाएगा। ये 2 साल तो फिर इस तरह से गुजर जाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो छोटा ताजर है वो पिस जाएगा। वो इस हद तक आ जाएगा कि वो कारोबार ख़त्म कर देगा। उसके पास जो 4-4, 5-5 मुलाजिम हैं, इसको आप अगर मजमूई तौर पर देखेंगे तो ये हज़ारों ख़ानदान बनते हैं जिनका रोज़गार मुतासर होने का ख़दशा है। इस चीज़ पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। बहुत शुक्रिया फजील ने बहुत ही तफसील के साथ सनतकार, ताजर और मजदूर की बात की। बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। पहले हम सेहत पे बात करें तो क्या हालात रहे सेहत के मैदान के अंदर 2025 के अंदर? क्या लोगों को सेहत के मैदान के अंदर अद्वियात और उन्हें तिब्बी सहूलियात जो मिलनी थी वो मिल गई? मरीम नवाज़ क्लिनिक बन गए। इससे लोगों के लिए सेहत की सहूलियात आसान हुई या आपके ख्याल में हालात पेचीदा होते नज़र आए? देखें, बिलाल 2025 सेहत के हवाले से बड़ा अहम रहा। इसमें सबसे पहले मैं शुरुआत करूँगा मोंकी पॉक्स के हवाले से। फैसलाबाद की तारीख़ में पहली बार मोंकी पॉक्स के जो केसेस थे वो फैसलाबाद में देखने में नज़र आए। और अब तक अगर रवां साल के से बात की जाए तो 2 ख़वातीन मरीज़ों में मोंकी पॉक्स की तस्दीक हुई। एक की रिपोर्ट नेगेटिव आई। अब 2 के मज़ीद सैंपल भेजे गए हैं। उनकी रिपोर्ट भी उम्मीद है कि 1 से 2 रोज़ में उनकी रिपोर्ट भी मौसूल हो जाएगी। तो ये फैसलाबाद की तारीख़ में पहली बार मोंकी पॉक्स के केस जो थे वो सामने आए। सेहत की सहूलियात का से बात करूँ तो सारा साल हमने देखा है टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं या वो महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन के मातहत हॉस्पिटल्स हैं, तो वहाँ पे अद्वियात की सारा साल कमी का सामना रहा। साल 2025 में मरीम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक बने, मरीम नवाज़ अस्पताल बने। अस्पताल तो वहाँ पे बने, इमारतें जो थी वो खूबसूरत कर दी गई, हालात जो थे वहाँ पे बेहतर कर दिए गए, मगर अद्वियात का जो मसला है या वहाँ पे इलाज की सहूलियात का मसला है वो जूँ का तू ही है। क्योंकि देखें, साल 2025 में जो मुलाजमीन थे PHFMC के, जिन्हें पंजाब हेल्थ फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन कहा जाता है, हज़ारों की तादाद में, वो साल 2025 में फ़ारिग हुए। और उनके मुतबादिल जब ये जो इनके नीलाम किए गए और बेसिक हेल्थ यूनिट जिन्हें मरीम नवाज़ क्लिनिक कहा गया या रूरल हेल्थ सेंटर जिन्हें मरीम नवाज़ अस्पताल का नाम दिया गया, तो ऐसे में जितने भी ये इलाज गाहें थी तो उन्हें जब उसके टेंडर जारी किए गए तो डॉक्टरों के नाम ये अलॉट कर दिए गए। तो उन डॉक्टरों ने अपनी मर्ज़ी के तहत वहाँ पे अमले को तैनात किया। हमने देखा कि LHV LHS जिसे सरकार 45,050 या 65,000 रुपये तनख्वाह दे रही है, तो वो वहाँ पे LHV LHS मिडवाइफ जो थी 10, 15, 20 हज़ार रुपये हमने काम करते देखे। तो कहा जाए सेहत की सहूलियात के हवाले से, तो सेहत की फराहमी के हवाले से तो कह सकते हैं कि जो है वो तब्दीली नहीं आई, प्राइवेट की तरफ ज़रूर गया है, मगर हालात जो है वो जो के तू ही हैं। बल्कि मैं समझता हूँ कि उससे भी आने वाले वक्त में बदतर हो जाएंगे, क्योंकि इनके मॉनिटरिंग का जो है निज़ाम अभी तक नहीं बनाया जा सका। मरीम नवाज़ अस्पताल या जो मरीम नवाज़ क्लिनिक है उन्हें चेक एंड बैलेंस नहीं किया जा रहा, क्योंकि इससे कबल अगर देखा जाए माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के तहत ये तमाम बेसिक हेल्थ यूनिट या जो RSC सेंटर थे वो चलते थे और वहाँ पे 24 घंटे जच्चा बच्चा की सहूलत फराहम की जाती थी। और अब मखसूस टारगेट जो है वो मुकर्रर कर दिए गए हैं। अब देखें, उनकी मॉनिटरिंग का निज़ाम फिर मैं कहूँगा कि अभी नहीं हो पा रहा, इसलिए वहाँ पे जिस किस्म के इलाज की सहूलियात मुयसर होनी चाहिए थी अभी उस तरह से फराहम नहीं की जा सकी। ताहम उम्मीद है कि आने वाले वक्त में शायद इसमें बेहतरी आए। इसी तरह ख्वाजा इमरान नज़ीर ने जो कि सूबाई वज़ीर सेहत हैं, उन्होंने फैसलाबाद विज़िट किया तो उन्होंने कहा कि जैसे हमने गवर्नमेंट बेसिक हेल्थ यूनिट
या रॉयल सेंटर्स को प्राइवेट किया है, तो हम जो गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरी हैं फैसलाबाद शहर की, हम उन्हें भी प्राइवेट करने जा रहे हैं। और माह दिसंबर में ऐलान किया गया था कि तमाम की तमाम जो गवर्नमेंट सिटी डिस्पेंसरी हैं फैसलाबाद में 48 के करीब हैं, 48 में 7 जो है वो माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम में मुंतकिल की जा चुकी हैं और उन्हें जो है आउटसोर्स किया जा चुका है। इसका जो अब बकाया रह चुकी हैं, तो बकाया के हवाले से उनका कहना था कि वो भी हम प्राइवेट करेंगे। और इस सिलसिले में लिस्टें जो थी वो महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन की जानिब से भिजवाई जा चुकी हैं हुकूमत पंजाब को, मगर अभी तक उसका निज़ाम जो है प्राइवेट नहीं किया जा सका। वो थोड़ा सा डिले का शिकार है। उम्मीद है कि साल 2025 दिसंबर में तो नहीं हो सका, साल 2026 में उसे प्राइवेट करने के हवाले से जो इकदाम उठाए जाएंगे। अब आ जाएँ फैसलाबाद के बड़े अस्पतालों की तरफ। फैसलाबाद के बड़े अस्पतालों के हवाले से अगर बात की जाए, अलाइड अस्पताल 1 के हवाले से बात की जाए, तो वहाँ पे भी हमने देखा कि सेहत की जो सहूलियात थी वो बेहतर ना हो सकी। वैसे के वैसे मसाइल हैं, MRI आई रोज़ ख़राब रहती है, MRI ठीक होती है तो CT स्कैन ख़राब हो जाती है, और अक्सर कहा देखा गया कि MRI भी ख़राब है, और जो 2 वहाँ पे CT स्कैन मशीनें हैं वो भी वहाँ पे ख़राब पड़ी हैं। आई वार्ड की मशीनें अक्सर दराज से वहाँ पे ख़राब पड़ी हुई हैं, उनके ऊपर कोई फोकस नहीं है। अद्वियात के हवाले से बात की जाए तो अद्वियात की कमी का सामना रहा। एक मेरा पेशेंट दाखिल है ICU वार्ड में, एमरजेंसी वार्ड में हमने देखा कि दवाइयाँ वहाँ पे ख़त्म रही, और रोज़ाना की बेस पे जो है अद्वियात आती हैं। और हालांकि ऐसा होता था कि एमरजेंसी वार्ड में अद्वियात पड़ी रहती थी, किसी मरीज़ को ज़रूरत होती थी तो वहाँ से एमरजेंसी वार्ड से ही मरीज़ को जो थी वो अद्वियात फराम कर दी जाती थी। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज़ भी फैसलाबाद में कोई MRI और इन चीज़ों के हवाले से ऐलानात ऑन स्टेज इलेक्ट्रो के वक्त करके गई थी, क्या उनमें से कुछ चीज़ें आगे पाइपलाइन में ऑन बोर्ड हुई हैं? देखें, एक कैंसर के हवाले से मशीन का ऐलान किया गया है, तकरीबन गालबन उसकी अगर लागत का से बात की जाए 1 अरब को 84 करोड़ रुपए के करीब वो तकरीबन मशीन बनती है। तकरीबन कहा जा सकता है कि 1.5 अरब से ज़ायद लागत की वो मशीन है। अभी वो पाइपलाइन में है, अभी वो अलाइड अस्पताल 1 को फराम नहीं की जा सकी। इसी तरह MRI के हवाले से ऐलान किया गया था, तो MRI की मशीन का अभी आज मेरी MS अलाइड अस्पताल 2 से बात हो रही थी, तो उनका ये PC1 जमा हुआ था जो कि हुकूमत पंजाब ने मंजूर किया। अभी MS साहब भी मुझे बता रहे थे कि टेंडर जारी किया गया था, मगर जो रेट रखा गया था उस रेट पे कोई भी कंपनी जो है वो सामने नहीं आई MRI खरीद के फराम करने के वाले से। अब दोबारा उनका ये कहना है कि टेंडर जारी किया जाएगा। अब देखें कि इस साल अलाइड अस्पताल 2 को MRI मशीन फराम होती है या नहीं होती। देखें, डिवीज़न फैसलाबाद में एक वाहिद सरकारी सतह पे अलाइड अस्पताल 1 में MRI मशीन मौजूद है, और वहाँ पे 20-25 दिन का टाइम दिया जा रहा है। और रात के वक्त में पहले वो 24 घंटे चलती थी, अब सुबह और शाम के औकात में मशीन चलती है, रात के वक्त में मशीन MRI बंद रहती है। इसलिए मरीज़ों की तादाद जो है बढ़ती जा रही है, और मशीनों की एक ही मशीन है और वो भी आए रोज़ ख़राब रहती है। तो अलाइड 2 में MRI के हवाले से जो है वो वहाँ पे वादा किया गया हुकूमत की जानिब से कि फ़राम की जाएगी। अब देखें कब वो फ़राम की जाती है, साल 2025 में, अभी तक तो फ़राम होती नज़र नहीं आ रही। अब साल 2026 में देखा जाए तो अब वहाँ पे देखें कब की कब फ़राम होती है। तो इसके साथ मशीनरी की मैंने आपको सूरत हाल बताई, वार्ड्स की जो तादाद, बेड्स की जो तादाद थी उसमें इजाफा ना हो सका। हमने किसी भी अस्पताल में बेड्स की तादाद में इजाफा होते नहीं देखा। यहाँ पर यह बात ज़रूर काबिल ज़िक्र है कि नुसरत फ़तेह अली ख़ान हॉस्पिटल जो है वो इस साल बिजली के हवाले से कोई 4-5 साल से उसे मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। इस वक्त कहते हैं कि मुकम्मल तौर पे बिजली फ़ाल हो चुकी है, मगर वहाँ पे ICU वार्ड जो बनाया जाना है वो भी फ़ाल नहीं हुआ। वेंटिलेटर्स और दीगर जो मशीनरी वहाँ पे पड़ी हुई है वो तमाम की तमाम डब्बे में इसी तरह बंद पड़ी हुई है। नुसरत फ़तेह अली ख़ान अस्पताल जो है वो मुकम्मल तौर पर फ़ाल नहीं हुआ। समनाबाद के हवाले से बात की जाए तो जनरल अस्पताल समनाबाद 250-60 बेड पे मुकम्मल फ़ाल तो है, मगर वहाँ पे अमला फराम नहीं किया गया। वहाँ पे ICU वार्ड के हवाले से बात की जाए तो 7 वेंटिलेटर पड़े हैं, और 7 वेंटिलेटर 2014 में गालबन ख़रीदे थे। 2014 से आप लगाएं 2025 11 साल हो चुके हैं, वेंटिलेटर जो है वो फ़ाल नहीं है, वो यूँ ही बेकार हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे कभी सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई का मसला होता है। सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई अगर वहाँ पे फराम की जाती है तो दिगर वहाँ पे एनेस्थीसिया के हवाले से डॉक्टर फराम नहीं है। ICU के लिए जो अलहदा से एक अमला होता है वो फराम नहीं किया जा सका, इसलिए ICU वार्ड जो है वहाँ पे सबसे अहम ज़रूरत है। और ये महकमा, मैं अपने नाज़रीन को बताता चलूँ, ये फैसलाबाद ज़िले में महकमा हेल्थ एंड पॉपुलेशन के मातहत, यानी कि महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मातहत वाहिद हॉस्पिटल है जहाँ पे ICU वार्ड बनाया गया है। और ICU वार्ड बनाने के बावजूद वहाँ पे जो है गैर फाल है, और ऐसे में जो भी मरीज़ जिसकी हालत सीरियस हो जाती है, ऐसे मरीज़ों को जो है वो अलाइड 1 फिर अलाइड 2 रेफ़र किया जाता है। वहाँ पे ऑलरेडी वेंटिलेटर के हवाले से शदीद कमी का सामना है। और पिछले दिनों तो मुझे ये भी पता चला कि 3 वेंटिलेटर खाली पड़े हुए थे, मगर इसके बावजूद अलाइड अस्पताल में तैनात एक मुलाजम जिसके बेटे की हालत सीरियस हो चुकी थी, ऑपरेशन के बाद उसके बेटे की हालत जो थी वो ना संभली, बेहोशी की हालत में 3 दिन रहा। उसके बाद उसे अपने बेटे को वेंटिलेटर की फराहमी के हवाले से मुश्किलात का सामना करना पड़ा। 3 वेंटिलेटर वहाँ पे होने के बावजूद उनका कहना है कि हमें वेंटिलेटर फराहम ना किया गया। बड़ी तगो दो के बाद एक ऐसा मुलाजिम जिसने अपने ज़िंदगी के 40 साल महकमा
स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की खिदमत करने में गुजार दिए हैं। और उसे 40 साल के बाद अगर एक वेंटिलेटर की ज़रूरत पड़ी है अपने बेटे के लिए, अपनी बेटे की ज़िंदगी बचाने के लिए, तो उसे वेंटिलेटर के लिए खासी तगदो करनी पड़ी और काफ़ी झड़प और बहस तकरार के बाद जो है उसे वेंटिलेटर फराम हुआ। ये छोटे छोटे किस्से हैं, ऐसे किस्से हज़ारों की तादाद में हैं। ये वो किस्से हैं जो हम आए रोज़ देखते हैं, आए रोज़ मरीज़ों की मुश्किलात को देखते हैं और हम अपने नाज़रीन तक पहुँचाते हैं। और मकसद यही होता है कि हुकूमत को भी ऐसे वाक़यात के ऊपर नोटिस लेना चाहिए ताकि मज़ीद जो है वो बेहतरी इसमें लाई जा सके। ये फैसलाबाद ज़िला भर के हॉस्पिटल्स के हवाले से, सेहत की सहूलियात के हवाले से मैंने आपको बताया। इस पंजाब मेडिकल कॉलेज का जिक्र ना किया जाए तो मैं समझता हूँ कि बात अधूरी रहेगी। पंजाब मेडिकल कॉलेज 2017 में फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला। अब 2025 है, 8 साल हो चुके हैं, मगर अभी तक हमारा जो महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर का पंजाब मेडिकल कॉलेज से फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो दर्जा मिला है उसकी अराजी नहीं मिल सकी। अराजी के वाले से वहाँ पे फ़ंड नहीं मिल सके। फ़ंड्स के बाद वहाँ पे जो तामीराती काम होने हैं तो अभी वो तमाम का तमाम यूँ 8 साल से पेंडिंग चला रहा है। इसी तरह 3000 बेड पर मुश्तमिल एक हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। हॉस्पिटल कभी कहते हैं कि नाड़ाला रोड पर बनाया जाएगा, कभी कहते हैं जो फैसलाबाद मेडिकल यूनिवर्सिटी है वो हम जुमरा के नज़दीक बनाएंगे। तो अभी तक वो जगह देखी जा रही है, जगह ही जो है वो मंजूर नहीं हो पा रही। तो इस तरह बाकी के काम जो है वो पेंडिंग के चले आ रहे हैं। डेंटल मेडिकल कॉलेज के वाले से बात की जाए तो डेंटल मेडिकल कॉलेज के अलहदा से बिल्डिंग नहीं है। डेंटल मेडिकल एक हॉस्पिटल जो कि एक अलहदा से इमारत में होना चाहिए जहाँ पे मुकम्मल इलाज की सहूलियात मुयसर होनी चाहिए, वो अभी तक महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर की जानिब से मंजूर नहीं किया जा सका। और सूरत हाल ये है कि आप देखें 8 साल हो चुके हैं, 8 साल तो नहीं, जब का ये पंजाब मेडिकल कॉलेज क़याम में आया, जब से ये महकमा स्पेशलाइज्ड केयर के हॉस्पिटल बने हैं, गालबन 1988 में बने हैं गालबन, तो अभी तक डेंटल हॉस्पिटल का यहाँ पे क़याम नहीं है। 24 घंटे के लिए वहाँ पे इमरजेंसी फाल नहीं है कि अगर खुदा न खास्ता कोई भी रोड एक्सीडेंट का शिकार होता है, वो जबड़ा या उसका मुंह मुतासर होता है, तो ऐसे में सर्जिकल इमरजेंसी में आने वाले पेशेंट को वो रेफ़र कर देते हैं डेंटल वार्ड में। अब वहाँ पे डेंटल का कोई डेंटल सर्जन वहाँ पे नहीं होगा, तो उसे जो इंतज़ार करना पड़ता है। उसके बाद एक अलहदा से इनकी जो है वार्ड नहीं है। अब एक 7 मंजिला टावर के हवाले से इन्होंने महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर को PC1 जमा करवाया। अब देखें कि साल 2026-27 में वो हुकूमत की जानिब से मंजूर किया जाता है या नहीं मंजूर किया जाता। तो डेंटल के हवाले से इसी तरह से मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। दूसरी जानिब आपने कोर्ट्स के हवाले से मुझसे कहा कि साल 2026 से अदालतों के हवाले से कैसे रहा, तो साल 2026 में 25 के हवाले से अगर बात करूँ तो साल 2025 में सबसे अहम 9 मई केस रहा। 9 मई का केस का जो फैसला था वो इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत की जानिब से सुनाया गया। आपसे पहले अब्दुल रहमान जो बता रहे हैं, बल्कि आपके बाद हमने अब्दुल रहमान से भी गुफ्तगू करनी है, वो बताएंगे जो फैसलाबाद में नून लीग को 5 बड़ी कुरा की सीटें निकली हैं, वो इसी साने की वजह से निकली। बल्कि सेनेटर राना सनाउल्लाह जिस सीट के ऊपर एजाज चौधरी वाली पे आए हैं वो भी इसी केसेस के अंदर गए हैं। तो ये कह लें फैसलाबाद में नून लीग को जो हिस्सा मिला है वो शायद इनके इन्हीं केसेस की बदौलत है। हाँ जी, तो हमने ये देखा, देखें ना सिर्फ ये केसेस हमें देखने में मिले, बल्कि इसके अलावा मैं अपने नाज़रीन को आगाह करता चलूँ कि अभी केसेस जो है वो 9 मई के ख़त्म नहीं हुए। ऐसे ओहदेदारान या ऐसे कह सकते हैं हम PTI के जो मेंबरान असम्बली या फिर दीगर जो ओहदेदारान हैं कारकुनान है PTI के, वो अभी तक शामिल तफ्तीश नहीं हुए। उनके हवाले से भी लिस्ट यहाँ पे तैयार की जा रही है और कहा जा रहा है कि उन्हें भी नोटिस जारी किए जाएंगे और उन्हें कहा जाएगा कि आप आके अदालतों का सामना करें और 9 मई के जो केसेस हैं उन्हें आके फेस करें। यहाँ सब खाली हो सकती हैं, मजीद नशिस्तें खाली हो सकते हैं। सबसे अहम बात अपने नाज़रीन को आगाह करता चलूँ, ये भी मुझे इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत से बावसूख पता चला है कि इमरान खान का ट्रायल भी फैसलाबाद इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत से शुरू होगा। अच्छा। और इस सिलसिले में जो है वो अभी जो काम वर्क किया जा रहा है और उम्मीद है कि शायद साल 2026 में जो चेयरमैन है बानी PTI, तो उनके बानी PTI जो हैं उनके हवाले से भी यहाँ से केस फैसलाबाद के इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में जो है वो शुरू होगा। और उसके बाद फैसला क्या होगा उससे मतलब तो कुछ नहीं कहा जा सकता, मगर केस के हवाले से वर्क किया जा रहा है। और हमें तो यही बताया गया है कि आने वाले वक्त में जो है बानी PTI उनका भी ओपन ट्रायल यहाँ पे वीडियो लिंक के ज़रिए जो है इंसदाद दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में होगा। और इसके साथ साथ मुख्तलिफ फैसलाबाद के अहम केसेस से जो अरसा दराज से पेंडिंग चले आ रहे थे या मशहूर कत्ल गारत के वाक़यात थे, इक़दाम कत्ल के वाक़यात थे, उनके हमने देखा। पिका एक्ट के तहत हमने सज़ाएँ होती देखी कि जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अपने नाज़रीन में जितनी भी आगाही फैलाई जाए उतनी ही कम है। तो हम सोशल मीडिया के ऊपर किसी के ख़िलाफ़ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं या उनकी तस्वीर बनाते हैं या उनकी तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं,
तो उसकी हमने बाकायदा तौर पे 10-10 साल 16-16 साल कैद की सज़ा भी देखी है और इसके जो जुर्माने हैं वो भी हमने अलहदा से देखे हैं। तो ये वो फैसलाबाद की सूरत हाल है। और इस साल 2025 में पंजाब बार कौंसिल के इंतखाबात हुए हैं, क्योंकि देखें ये 5 साल के बाद होते हैं, इसलिए साल 2025 में मेंबरान पंजाब बार कौंसिल के वाले से इंतखाबात हुए और फैसलाबाद से जो थी वो आपने देखा कि सीटें जो थी वो उन्होंने निकाल ली और वकला जो थे मेंबरान पंजाब बार कौंसिल यहाँ पे वो सिलेक्ट हुए। तो इस तरह के दीगर केसेस हैं फैसलाबाद में। चलें, बहुत शुक्रिया अजहर हमारे साथ मौजूद थे और बहुत तफसील के साथ सेहत और मेरे ख्याल में देखें ये ग्रिप है किसी भी कॉरेस्पॉन्डेंट की, रिपोर्टर की अपनी बीट के ऊपर कि उन्होंने हेल्थ के ऊपर जैसे तफसील के साथ चीज़ें बताई, लोगों को ये नज़र आया कि सेहत के मैदान के अंदर लोग कैसे जलील और रुस्वा रहे। ऐसे ही अगर हम अदल के इंसाफ के पैमानों में देखें तो बड़े बड़े फैसले शहर फैसलाबाद में होते नजर आए, जिससे नून लीग को 3 MPA और 2 MNA की नशिस्तें भी मिल गई। यही चीज़ें थी जो कि लेटर ऑन चीज़ें चलती हुई आगे बढ़ रही हैं। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, हमारे साथ चौधरी अब्दुल रहमान गुज्जर साहब मौजूद हैं जो कि पॉलिटिकल बीट्स को देखते हैं, तो इनसे बात का आगाज़ करते हैं। अब्दुल रहमान साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। बिलाशुबा आप FWMC, MCF और पॉलिटिकल, और ये साल पॉलिटिकल फिर एक बार गर्मा गर्मी का रहा, जहां पाकिस्तान मुस्लिम नून के पास कुछ नहीं था वहाँ काफ़ी कुछ हाथ में आ गया। सेंटरशिप्स भी 2 मज़ीद आ गई और इसके अलावा 2 MNA और 3 MPA की नशिस्तें भी बढ़ गई। क्या कहते हैं, नून लीग ने अपनी फुटिंग मजबूत की है, शहर फैसलाबाद में इलेक्ट्रो का आगाज़ हुआ। आप 2025 को शहर फैसलाबाद के लिए सियासी एतबार से कैसा साल देखते हैं? बिलाशुबा बल्दियात के लॉलीपॉप चलते चलते अगले साल पर जा निकले हैं। थैंक यू बिलाल। देखिए ये 2025 फैसलाबाद के हवाले से बहुत अहम रहा है। एक तो यहाँ पर पहले मरीम नवाज़ की हुकूमत पिछले बरस आ गई थी, लेकिन उसके बाद इस बरस में खासी मुस्तहकम हुई है। और फैसलाबाद के हवाले से अगर हम बात करें तो ये तो खैर पूरा ओवरऑल पूरे पंजाब में भी इम्पैक्ट पड़ा है ना। जैसे यहाँ पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट आई है तो ये आलमोस्ट को 20-25 सालों के बाद शुरू हुई है और इलेक्ट्रो बसेज़ अभी 2 रूट्स पे चली है। को 30,000 पैसेंजर रोज़ाना की बुनियाद पे इस्तेफ़ादा कर रहा है और तवक्को है कि 150-200 बस हो जाएगी तो लाख से ज़्यादा पैसेंजर इस्तेफ़ादा करेगा और हर रूट पर 10 से 15 मिनट बाद बस चलेगी। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और इसका बड़ा इम्पैक्ट होगा आम इंतखाबात में। सीवरेज के हवाले से देख लें, काफ़ी एक ह्यूज अमाउंट लगाई जा रही है। सीवरेज का मसला भी हल होगा, जो बरसात में हर जगह पानी खड़ा होता था। और अभी देखें यहाँ पर फैसलाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नए कमिश्नर की आमद के बाद पूरे शहर की सड़कों पे काम हो रहा है, तो ये बड़ा देरीना मुतालबा था। और इससे पहले जो कमिश्नर थी जिनकी जानिब से कोई पैसे नहीं लगाए गए थे और शहर टूट गया था, वो दोबारा से रिपेयर हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि ये 2025 फैसलाबाद के हवाले से ओवरऑल बड़ा इम्पैक्टफुल रहा है। फिर जैसे सियासत का आपने कहा तो सेनेटर जैसे इरफान सदीकी की वफ़ात, आबद शेर अली को नई सियासी ज़िंदगी मिल गई। बड़ी देर से इग्नोर हो रहे थे, 3 बार हार गए थे तो इस बार कामयाब हो गए। इसी तरह से राना सनाउल्लाह खान सेनेटर बन गए, जब एजाज चौधरी नाअहल हुए तो सनाउल्लाह खान भी इलेक्शन हार गए थे और उसके बाद काफ़ी बैक फुट पे थे। उसके बाद फिर उनकी सियासत भी मजबूत हुई, उनका ग्रुप भी मजबूत हुआ और पार्टी में उनकी हैसियत भी मुस्तहकम हुई। सेंटर बनने के बाद फैसलाबाद में भी उनकी जो हैसियत थी सियासी काफ़ी डाउन जा रही थी, बेहतर हुई। फिर उनके दामाद राना अहमद शहरियार खान MPA बन गए, मियाँ ताहिर जमील MPA बन गए, बिलाल बदर चौधरी MNA बन गए, राजा दानियाल अहमद MNA बन गए, आज़ाद अली तबस्सुम MPA बने। तो ये सारे वो लोग थे जो आम इंतखाबात में हार गए थे या उसके बाद उनको जगह नहीं मिली थी। तो उनकी बड़ी मजबूत जो पहले से ज़्यादा सियासत हुई है, राजा रियाज अहमद की, तलाल चौधरी की, ज़ाद अली तबस्सुम की, राना सनाउल्लाह खान की, शेर अली ग्रुप की, ओवरऑल के जहाँ पर 2 ही बंदे हैं, दोनों कामयाब हो गए। मियाँ ताहिर जमील MPA बन गए और आबद शेर अली सेनेटर बन गए। तो इसका इम्पैक्ट भी फैसलाबाद पे आएगा। अभी देख लें 2026 शुरू होने को है, कुछ ही घंटे बाकी है। तो उसमें जो प्लान किया जा रहा है अमन ईमान के हवाले से देखें तो ये आइडियल साल रहा है। डकैतियाँ कम रही हैं, कत्ल गारतगरी की वारदातें कम रही हैं, 8 बाज़ारों में ब्यूटिफिकेशन के नाम पे जो किया जा रहा है उससे शहर खूबसूरत होगा। ताहम ये जितना टाइम टेकिंग होगा उतना मुआशी हवाले से डैमेजिंग होगा। तो आप देखें, अगर आप 1 साल बैक पे चले जाएँ जब ये काम शुरू नहीं हुआ था तो उस टाइम देखें कचहरी बाज़ार में आदि मोबाइल शॉप के आगे काउंटर पड़े हुए हैं, 1,20,000 के करीब लोग अपना रोज़गार कमा रहे थे। फिर अब पहले व्हीकल फ्री हुआ, फिर उसके बाद ब्यूटिफिकेशन शुरू हो गई। अब तो ये मसाइल तो बहरहाल हैं ताजरों के, रेडी ये
जैसे बाज़ार। सरगोदा बाज़ार है, रेडी बाज़ार लगा है, डाइवर रोड पे लगा है, टाउन हर रोड रोड पे पे लगा, लगा जड़ा है। तो रोड पे उसकी वजह से जो पहले रेहड़ियाँ थीं उनके लिए भी मसाइल है, उनको मतबादल तो दिया गया ताहम कम है। लेकिन इसमें एक चीज़ सबसे अहम है कि अगर जैसे कॉरपोरेशन को टाइट किया गया, ऐसे ही अगर टाइट रखा गया तो ये रेडी बाज़ार कामयाब हो जाएंगे। लोगों को भी पता चलेगा कि हाँ हमने जो है वो गाड़ी से उतरना है, फिर अपनी चीज़ें लेनी है। ये नहीं है कि फुटपाथ से भी आगे रेडी वाला हो और आप सेंटर में गाड़ी खड़ी करें और चीज़ लेना शुरू कर दें। फिर इसी तरह से जो 2025 में शुरू हुआ मंसूबा ट्रैफिक के हवाले से, मैं समझता हूँ कि ये बड़ा इनकलाबी मंसूबा है। लोगों को चालान हुए हैं, करोड़ों रुपया रेवेन्यू भी इकट्ठा ट्रैफिक हुआ है। व्हीकल एक्ट 2025 जो एग्जैक्टली लेकिन इससे आप देखें कि आप किसी भी रोड पे चले जाएं, किसी भी ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हों, लोग आगे नहीं जाते। जो लाइन लेन बदलते थे, उधर ट्रैफिक सिग्नल शुरू हुआ तो इधर लोगों की लड़ाई शुरू हो जाती थी कि पहले हमने जाना। अब लोगों को पता है कि चालान हो जाएगा, वो बड़े सलीके से नमाज से ड्राइविंग करते हैं। सीट बेल्ट तकरीबन हर बंदा लगा रहा है, हेलमेट हर बंदा पहन रहा है। और ये अभी कुछ ही दिनों में डाटा भी सामने आ जाएगा कि, क्योंकि मैं एक दिन पढ़ रहा था कि कराची में शायद हेलमेट ना होने की वजह से जो हेड इंजरीज़ होती थी उसकी वजह से करोड़ों रुपया गवर्नमेंट का उन अस्पतालों में न्यूरो वार्ड्स में लगता है, वो सारा सेविंग होगा। तो ये मैं समझता हूँ कि मरियम नवाज़ की जो गवर्नेंस है, जिसको हम एडमिनिस्ट्रेशन कहेंगे, ये माजी में ऐसा हमने तजर्बा नहीं किया कि जहाँ पर खुले दिल के साथ, जहाँ पर ब्यूरोक्रेसी की ताकत के साथ, टैक्सेशन के डिपार्टमेंट के साथ मिलकर ये वेंचर किए गए और ये सारे के सारे कामयाब ठहरे। चाहे वो पुलिस के अंदर ये सीसीडी का क्याम हो, चाहे पीरा का क्याम हो कॉरपोरेशन के होते हुए, क्योंकि कॉरपोरेशन शायद उस तरह से कामयाब नहीं हो पा रही थी जैसे पीरा फोर्स ने जाके अपना जो है वो काम। ताजरों के रिजर्वेशंस भी मौजूद हैं, वो भी मैं समझता हूँ कि हल होने चाहिए। ताहम अगर ये पॉजिटिव काम हो रहे हैं तो उसकी दाद भी देनी चाहिए। फैसलाबाद के हवाले से ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी के मुतल्लिक जो डिप्टी कमिश्नर की जो बार बार नंबर्स आते रहे, वो मैं समझता हूँ कि काफ़ी आगे मायूस कन रहे हैं कि फैसलाबाद ये इसमें ये भी होता है कि शिकायत के अजाले के हवाले से बेहतरी नहीं आई, दीगर मामलात के हवाले से बेहतरी नहीं आई। लेकिन 2025 फैसलाबाद के हवाले से बहुत सारे मामलात में बेहतर है और यही तवक्को है कि 2026 इससे भी बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया जो अब्दुर्रहमान गुजर साहब मौजूद थे। बहुत देर बाद ये जुमले सुनने को मिले हैं कि फैसलाबाद में कुछ बेहतर होता नजर आया। 2025 कदरे बेतसार रहा, वरना हमेशा हर साल के अख्ताम पर मायूसी और बहुत सारे गिले शिकवे होते थे। लेकिन आज जैसे जो अब्दुर्रहमान ने कहा, कुछ गिनवाने की चीज़ें आई हैं कि इंतज़ामिया को ये चीज़ का तदारक हुआ है कि इसको वेटेज देनी पड़ेगी शहर को। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। उमर राजा मौजूद हैं, हमारे यंगस्टर रिपोर्टर हैं। शहर फैसलाबाद को जनरली बहुत सारे मसाइल की तदारक उनकी पहले हाईलाइट और फिर हाल की तरफ लेके चलते हैं। उमर, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। क्या देख रहे हैं शहर फैसलाबाद में साल 2025 कैसा रहा? मसाइल के तदारक के हवाले से देखें, क्या इंतज़ामिया के अंदर बदलाव से आपने देखा कि हालात बदलते और मसाइल का हल निकलता नज़र आया? बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। देखिए, साल 2025 शुरू हुआ तो उसको खुशकिस्मती या बदकिस्मती जैसे भी हर किसी के, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसाइल थे जो हल होने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन जहाँ पर इसको इंतज़ामिया को, फैसलाबाद ज़िले इंतज़ामिया को तनकीद का निशाना बनाया जाता है, वहाँ पर जो अच्छा काम हो उसको भी डिस्कस करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे अभी भी रोड्स और इस तरह के इश्यूज़ हैं जो अभी सीवरेज के मसाइल हो वो हल नहीं हुए। लेकिन अब कुछ चंद माह से, जब से मेरे ख्याल से ये कमिश्नर चेंज हुए हैं राजा जहांगीर अनवर, तो बहुत सारी तब्दीलियाँ जो है वो देखने में आ रही हैं। रोड्स का पैच वर्क हो रहा है, वॉल चॉकिंग जो है वो हो रही है मुख्तलिफ पॉइंट्स पर। और घंटाघर के 8 बाज़ारों के हवाले से बात की जाए तो वहाँ पर भी ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है। वहाँ पे वो एक अलग डिबेट हो जाती है कि वो ताजरों के मसाइल हैं या क्या हैं। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चंद माह में अब दोबारा से काम जो शुरू हुआ है और बहुत खुश आइंद है। बल्कि इसके बाद बहुत सारे इलाकों के मसाइल जो है वो लोगों ने खुद अपने सोशल मीडिया के तई जो है वो उन्होंने हाईलाइट करना शुरू किए हैं। हेलो फैसलाबाद भी एक शुरू हुआ। हाँ बिल्कुल, हेलो फैसलाबाद शुरू किया गया अभी कुछ दिन पहले कि अगर किसी का कोई ऐसा मसला हल नहीं हो रहा तो वो जो है वो हेलो फैसलाबाद के ज़रिए मुख्तलिफ वो उसके बनाए गए हैं कि वो बाइक पे आएंगे। अच्छा, उसमें पंजाब में हमने बहुत सारी फोर्सेस बनती देखी, वहाँ फैसलाबाद में एक नई फोर्स आई, हेलो फैसलाबाद। हेलो फैसलाबाद। तो मेरे ख्याल से अब मैं यहाँ पर एक कमिश्नर साहब से हेलो करना चाहूँगा कि मिल्लत रोड का तकरीबन एक गुज़श्ता ये 6 माह से इशू चल रहा है कि वहाँ पे सीवरेज लाइन जो है पाइपलाइन फटी और वो खाड़ा गया। और मेरे ख्याल से 6 माह से भी अब ज़्यादा होने को हैं
कि वो उखाड़ा हुआ है और वो जूं का तू है। एक साइड उखाड़ी है, दूसरी सिंगल रोड जो है वो डबल रोड चल रहा है। वहाँ पर भी अब सीवरेज का इशू बन चुका है, वहाँ पर भी रोड पर पानी आ चुका है। दूसरी तरफ देखें तो वो 20-20 फुट गहरी खाई जो है वो बनी हुई है। ना वहाँ पर कोई इंतज़ामिया की जानब से कोई हिफाजती इकदाम किए हैं। अगर बहुत सारे अच्छे काम ओवरऑल सिटी में हो रहे हैं तो मेरे ख्याल से मिल्लत रोड का जो इशू है, क्योंकि एक तो ये एक बहुत मेन जैसे सरगोदा रोड है, रोड आगे जो तामीर होने वाला है बिल्कुल वो भी ये हालात हैं। तो ये पैच वर्क तो बाकी उसको किया जा रहा है। जो बेहतर रोड थे ये 6 माह से जो है ना वो जूं का तू है। मेरे ख्याल से इस पर बहुत संजीदगी से मामला लेने की ज़रूरत है, क्योंकि दुकानदारों के कारोबार तबाह हो रहे हैं, लोगों की गाड़ियां जो है वो पंचर हो रही हैं। तो इस पर मेरी गुजारिश है कि कमिश्नर साहब इस पर भी एक्शन लें और ये हल जो है वो भी होना चाहिए। बहुत शुक्रिया। उमर आजम ऐसा मौजूद थे। शहर फैसलाबाद 2025 कैसा रहा, कैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है 2026, हमारे नुमाइंदगा हमारे साथ मौजूद थे, हर शोबा से अपनी आरा का इजहार कर रहे थे। ये भी पार्ट 2 इस प्रोग्राम का कल नशर होगा, जिसके अंदर मज़ीद डिपार्टमेंट्स और बाकी ज़फ़र डोगर साहब जो कि सीनियर तजियाकार हैं, फैसलाबाद के साबिक प्रेस क्लब के सदर हैं और 41 के हेड हैं, वो भी अपना उनका तजिया लेंगे। 2025 कैसा रहा, 2026 में क्या होना चाहिए, क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। आज के इस पार्ट से पहले से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।